तभी तेजी से एक बड़ी सी गाड़ी अवनी के पास आकर रुकी और कुछ बदमाश गुंडे टाइप लोग अवनी को खींचकर गाड़ी के अंदर डाल दिया। वो शोर मचाती रह गई। निधि जो तरुण से मिलने जा रही थी कि उसकी नज़र अवनी पर पड़ी। वो अवनी को बचाने के लिए भागी, पर तब तक वो गाड़ी स्टार्ट होकर जाने लगती है। ओ माय गॉड, ये लोग कौन हैं और अवनी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? निधि ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। उसे उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था। वो भागती हुई अपनी गाड़ी के पास आई और तेज रफ्तार से उस गाड़ी का पीछा करना चालू कर दिया। साले कुत्तों रुको! निधि गाड़ी का पीछा करते हुए चिल्ला रही थी। छोड़ो मुझे! अवनी कसमसा कर रह जा रही थी। उन बदमाश लोगों ने अवनी के हाथ पैर बांध दिए थे। अवनी छूटने के लिए छटपटा रही थी। गाड़ी के शीशे अंदर से बंद थे। उसकी आवाज अंदर घुट रही थी। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे! अवनी लगातार जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। चुप साली! कब से पटर पटर किए जा रही है, गला फाड़ रही है। अगर हमारा दिमाग खिसक गया तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। उसमें से एक आदमी चिल्लाया। अबे सालो, तुम क्या कब से देखे जा रहे हो? फोन लगाओ बॉस को और कहो उनका काम हो गया। अब बस हमारा पेमेंट कर दें, फिर तो हमारी मौज ही मौज है। दूसरे बदमाश ने अपने साथी लोगों से कहा। वो तो ठीक है बॉस, पर ये कौन है जो ससुरी कब से हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है? कौन है बे? उस आदमी ने पीछे पलट कर देखा। ये रुको कमीनों, अगर मेरी अनु को कुछ हुआ ना तो कसम से सबको जिंदा जमीन में दफना दूंगी। निधि आग बबूला होते हुए बोली। लगता है ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, उनमें से एक आदमी ने ड्राइवर से कहा। ये सुन अवनी पीछे पलटकर देखती है निधि को। निधि को देख उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जोर से चिल्लाई। निधि प्लीज, हमें इन लोगों से बचा लो। उन बदमाशों ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनमें से एक आदमी ने अपनी गन निकाल ली और निधि पर निशाना साध दिया। अवनी जोर से चीख पड़ी। निधि! गोली से बचने के चक्कर में निधि की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। जोर की टक्कर से निधि के सर पर चोट लग गई। वो धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। ससुरी बहुत फुदक रही थी। अब मरेगी साली, वो भी बेमौत। ड्राइवर ने अपने गंदे दांत चमकाते हुए कहा। अब तक तो ऊपर का टिकट कट चुका होगा, दूसरे आदमी ने ड्राइवर से कहा और अपना फोन निकाल कर किसी को फोन करता है। हेलो बॉस, लड़की हमारे कब्जे में है, अब इसका क्या करना है? वो बॉस, एक लड़की भी हमारा पीछा कर रही थी। इस लड़की को बचाने हमारे पीछे आ रही थी तो हमने उसे भी उड़ा दिया। वो आदमी हंसते हुए कहे जा रहा था। ठीक है बॉस, आपका काम हो जाएगा। ये कहकर वो आदमी फोन कट कर देता है। उधर निधि को धीरे धीरे होश आया। वो किसी तरह अपने को संभाल कर गाड़ी से बाहर आई। उसे काफी चोटें लगी हुई थीं। सारा रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक कहीं कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। अनु! निधि चीख पड़ी। निधि ने जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगी। फोन सीट के नीचे पड़ा था। निधि ने फोन उठाया। ओह नो, ये तो ऑफ हो गया है। अब मैं क्या करूं? कैसे अर्नब को इन्फॉर्म करूं? निधि ने परेशान सी अपना सिर पकड़ते हुए कहा। तभी निधि के दिमाग की बत्ती जली। उसने फोन को एक बार फिर ऑन करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से फोन ऑन हो ही गया। उसमें 1% बैटरी थी, जिसे देख निधि की सांस में सांस आई। उसने जल्दी से अर्नब और तरुण को एक मैसेज छोड़ दिया। उसके बाद तुरंत फोन ऑफ हो गया। ओह शिट! निधि ने गुस्से में फोन को फेंक दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, निधि ने अपने आप से कहा। उसने अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ मुश्किल के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। निधि अवनी को खोजने के लिए निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अर्नब एक मीटिंग में बिजी था। जब उसने निधि का मैसेज देखा तो वो घबरा गया। उसे अवनी की फिक्र होने लगी। वो जल्दी से मीटिंग हॉल से बाहर आया और पुलिस को फोन किया। कुछ देर बाद तरुण पुलिस के साथ अर्नब के घर पर थे। अर्नब बेहद गुस्से में था। वो सभी बॉडीगार्ड्स को गुस्से से घूर रहा था, जिनको उसने अवनी की सेफ्टी के लिए उसके साथ रखा था। तुम सबके होते हुए वो लोग अनु को कैसे ले गए बोलो? अगर अनु को जरा सी भी खरोच आई तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्नब के सभी बॉडीगार्ड्स उसके सामने सर झुकाए हुए खड़े थे। वो डर से कांप रहे थे। सॉरी सर,
उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए हमारा ध्यान भटका दिया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उन बॉडीगार्ड्स में से एक ने सर झुकाते हुए कहा, आगे के लिए तुम जिंदा रहे तब ना। अर्णव गुस्से में बॉडीगार्ड्स का कॉलर पकड़ते हुए कहता है। अर्णव ने पुलिस को अवनी के किडनैप के बारे में बताया। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। पुलिस जगह जगह अवनी की खोज में जुट गई। वहीं तरुण को अब अवनी के साथ साथ निधि की भी चिंता सता रही थी। रवि नेहा को जब इस बारे में पता चला तो वह भी अर्णव के घर आ गए। हे गॉड, प्लीज हेल्प मी। मेरी अनु की रक्षा करना। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो बहुत मासूम है। उसकी जिंदगी में इतना सब क्यों लिखा है आपने? और कितना दुख देना बाकी है उसको? प्लीज मेरी अनु को ढूंढने में मदद कीजिए मेरी। अर्णव आंखें बंद किए भगवान से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा भाभी को, वो जल्दी ही हमें मिल जाएंगी। नेहा ने अर्णव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नेहा को देख अर्णव के आंसू छलक आए। वो नेहा को कसकर गले लगा लेता है। नेहा भी अर्णव के दर्द को महसूस कर रो पड़ी। रास्ते में निधि की गाड़ी खराब हो गई। निधि गुस्से में गाड़ी को लात मारती है। इसे भी अभी खराब होना था क्या? कोई साधन भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तो मुझे पैदल ही जाना होगा, निधि ने कहा और पैदल ही अवनी को ढूंढने निकल पड़ी। रात के 9 बज चुके थे और अभी तक अवनी का कुछ पता नहीं चला। अंधेरे की वजह से निधि को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रवि किसी सोच में खोया हुआ था। उसे कहीं खोया देख अर्णव उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या बात, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अर्णव ने बारीकी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो रवि अपनी नजरें चुराने लगता है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, आखिर बात क्या है? अब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कुछ तो छिपा रहे हो जिससे मैं अनजान हूँ, अर्णव ने सख्ती भरी कड़क आवाज से कहा। रवि ने देखा कि अर्णव गुस्से से उसे ही घूर रहा है। रवि ने अपने आप को मजबूत किया और अर्णव से कहता है कि मुझे शक है कि अवनी की किडनैपिंग के पीछे दीपेश कुमार का हाथ है। अवनी के कॉलेज टाइम से ही दीपेश अवनी के पीछे पड़ा है और पीछे 3 सालों से वह इंडिया से बाहर था, पर शायद अब वो वापस आ चुका है अवनी से अपना बदला लेने। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अर्णव ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। जब तुमने अवनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था तभी मुझे ये सब भी पता चली। उस समय मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि दीपेश अब कभी इंडिया वापस नहीं आने वाला, पर शायद मैं गलत था। रवि ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा। मुझे पूरी बात डिटेल में जाननी है, अर्णव ने रवि को घूरते हुए सख्त लहजे से कहा। रवि एक लंबी सांस लेते हुए कहना शुरू करता है। अवनी जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी उस समय दीपेश उसका सीनियर था। दीपेश एक नंबर का बदमाश अय्यास लड़का था। पूरा कॉलेज उससे डरता था क्योंकि उसके पिता पॉलिटिकल एजेंसी के सबसे बड़े दल के नेता थे। साथ ही कॉलेज का प्रिंसिपल उसके पिता की मुट्ठी में था। इसी डर की वजह से कॉलेज प्रिंसिपल दीपेश के कॉलेज में गुंडागर्दी करने पर कोई एक्शन नहीं लेते। दीपेश ने जब अवनी को पहली बार देखा तब से ही दीपेश की गंदी नजरें उस पर बनी रहीं। दीपेश अवनी की मासूमियत भरी खूबसूरती को देख पागल हो चुका था। वो हर कीमत पर अवनी को पाना चाहता था। अवनी को लेकर उसकी हवस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दीपेश ने कई बार अवनी को प्रपोज भी किया, लेकिन अवनी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अवनी के मना करने पर दीपेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर एक बार फिर अवनी को प्रपोज करने के बारे में सोचता है, लेकिन इस बार भी अवनी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इस बार दीपेश अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरे कॉलेज के सामने अवनी के साथ बदतमीजी करने लगा, तो अवनी ने सभी के सामने उसे एक थप्पड़ मार दिया। दीपेश सबके सामने अपनी बेइज्जती होते बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अवनी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की सोची, पर किस्मत से उस दिन अवनी की जगह कोई और लड़की बलि चढ़ गई। उस लड़की की मौत के बाद पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स दीपेश के खिलाफ हो गए। पुलिस स्टेशन में दीपेश के खिलाफ रेप,
व मर्डर का केस दर्ज किया। इस केस से दीपेश के पिता के पॉलिटिकल सत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ा। अपने बेटे को बचाने व अपनी सत्ता कायम रखने के लिए उन्होंने दीपेश को इंडिया से बाहर भेज दिया। दीपेश इंडिया से तो जा चुका था, पर उसके दिल में अभी तक उसके बदले की आग जल रही थी और इसी बदले की आग को लेकर वह 3 साल बाद वापस शेरगढ़ आ चुका था। रात के 9 बज चुके थे, पर अभी तक अवनी का कुछ पता नहीं चला। निधि बहुत थक चुकी थी। पैदल चलने की वजह से उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आखिर में हार कर वह सड़क के किनारे पर आकर बैठ गई। तभी एक गाड़ी का फोकस निधि पर पड़ा। निधि झट से खड़ी होकर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। निधि को गाड़ी जानी पहचानी सी लगी। गाड़ी से अर्णब बाहर आया और उसके पीछे पीछे रवि, नेहा भी गाड़ी से बाहर आ गई। निधि अर्णब को देख उसके गले लग गई। तुम ठीक हो? अनु कहाँ है? अर्णब निधि को अपने से अलग करते हुए कहता है। अर्णब ने कहा तो निधि ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी तरुण की गाड़ी भी वहां आकर रुकी। निधि को देख तरुण जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और तेजी से आकर निधि को अपने सीने से लगा लिया। तरुण के ऐसे अचानक से गले लगाने पर निधि हैरान हुई। तुम ठीक तो हो ना? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तरुण ने निधि की फिक्र करते हुए कहा। निधि की चोट देख तरुण की आंखें छलक आईं। तरुण ने कहा तो निधि ने अपनी पलकें झपका दी। तरुण को अपनी फिक्र करते देख निधि को अच्छा महसूस हो रहा था। अवनी का कुछ पता चला? तरुण ने सबको देखते हुए कहा। तो सभी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। मुझे लगता है अवनी जरूर यहीं इसी जंगल में कहीं है। अगर वो लोग अवनी को कहीं लेकर गए होते तो अब तक पुलिस उन्हें पकड़ चुकी होती। रवि ने कहा। शायद रवि सही कह रहा है, अवनी जरूर इसी जंगल में कहीं है। नेहा ने कहा। लेकिन गाड़ी जंगल में जाएगी कैसे? हमें पैदल ही जंगल में जाना होगा। तरुण ने कहा। तो सभी उसकी बात से सहमत हुए। जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से सभी को चलने में कठिनाई हो रही थी। तभी अर्णब कहता है, एक काम करते हैं नेहा, रवि तुम दोनों उस तरफ अनु को ढूंढो और तरुण, निधि तुम दोनों उस तरफ अनु को ढूंढो। मैं इस तरफ अनु को देखता हूँ। इससे अनु को ढूंढने में आसानी होगी। अर्णब के कहने पर सभी अलग अलग दिशा में खोजने चल पड़े। सभी जोर जोर से अवनी को आवाज देते हैं। अनु कहाँ हो तुम? अर्णब रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया। अनु, दिल की गहराई से अर्णब चीख उठा। उसके हृदय से उठी दर्द भरी आवाज को सुनकर पूरा जंगल थर्रा उठा। अर्णब ने अपने आप को मजबूत किया और अवनी को इधर उधर खोजने लगा। चलते चलते अर्णब को एक क्लू मिला। ये तो अनु की चूड़ी है। अर्णब ने अनु की टूटी हुई चूड़ी को अपने हाथ में लेते हुए कहा। मतलब अनु यहीं कहीं है, मेरे आसपास। अर्णब को उम्मीद से रोशनी की एक किरण नजर आई। अर्णब उस दिशा में अवनी को खोजने चल पड़ा। तभी जोर जोर से अवनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अनु, ये तो अनु की आवाज है। अनु, मैं आ रहा हूँ। बदहवास होकर अर्णब उसी डायरेक्शन में दौड़ा जा रहा था। आखिर में अर्णब को काफी आगे उसी आवाज की डायरेक्शन में बढ़ने पर एक पुराना खंडर सा घर दिखाई दिया। अनु के चिल्लाने की आवाज यहीं से आ रही है। इसका मतलब अनु यहीं है। अर्णब बड़ी ही सावधानी से उस खंडर की तरफ बढ़ने लगा। खंडर के पीछे खिड़की के रास्ते से अर्णब अंदर आ गया। जैसे ही अर्णब अंदर एंटर हुआ, देखा कि 4 गुंडे लोग नशे में धुत आपस में बातें करते हुए जोर जोर से हंसते हुए कुछ कह रहे थे, जिसे सुन अर्णब के रोंगटे खड़े हो गए। ये कल्लू, माँ कसम लौंडिया जबरदस्त है यार। क्या चिकना बदन है उसका। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी रसमलाई में नहा कर आई हो। हम तो बहुत तड़प रहे हैं उस मलाई को चखने के लिए। उस आदमी ने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बड़ी ही बेशर्मी से कहा। तो दूसरा आदमी शराब की बोतल मुंह से लगाते हुए कहता है, चिंता मत कर प्यारे, उस मलाई के हकदार तो हम भी हैं। बस पहले उस मलाई का स्वाद बॉस चख लें, उसके बाद तो हम ही हम हैं, और वो मलाई अकेली। ये कहकर सब गुंडे लोग हंसने लगते हैं। वहीं अर्णब ये सुनकर उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वो तेजी से उन गुंडों की तरफ बढ़ा और एक जोरदार पंच
कल्लू के मुंह पर जड़ दिया। नशे की वजह से वो आदमी अपने होश में नहीं था। जैसे ही अर्नब ने उसे मारा तो वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। बाकी के गुंडे कुछ समझ पाते उससे पहले ही अर्नब उन पर खूंखार शेर की तरह टूट पड़ा। एक जोर के पंच से प्यारे का जबड़ा हिल चुका था। बाकी दो गुंडे अर्नब का खूंखार रुद्र रूप देखकर घबरा गए। दोनों गुंडे हिम्मत रख अर्नब पर लपके। अर्नब ने अपने दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया। वो गुंडे छूटने के लिए छटपटाने लगे। अर्नब ने गुस्से में दोनों के सर को पकड़कर पास वाली दीवार से मार दिया। दोनों के सर से खून की धाराएं बहने लगीं और देखते ही देखते दोनों बेहोश हो गए। अर्नब जल्दी से उन गुंडों को ठिकाने लगाकर अवनी को ढूंढने लगा। अवनी को ढूंढते हुए अर्नब एक कमरे से गुजरा तो वहां से अवनी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अर्नब तेजी से उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर का नजारा देख अर्नब की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्नब का खून खौलने लगा। दीपेश अवनी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। अवनी अपने आप को उससे बचाने के लिए छटपटा रही थी। दीपेश अपनी हवस भरी गंदी नजरों से अवनी को देखते हुए अवनी के बदन से उसकी साड़ी खींचने लगा। अवनी बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी। वो डर से कांप रही थी। अवनी की ऐसी हालत देखकर दीपेश को बड़ा मजा आ रहा था। पर जैसे ही कमरे का दरवाजा धड़ाक की आवाज के साथ खुला तो उसका ध्यान दरवाजे के बाहर खड़े अर्नब पर गया। अर्नब को देख दीपेश गुस्से में तिलमिलाता है। वहीं अवनी अर्नब को देख उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अपनी भरी आंखों से अर्नब को निहारने लगी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो उस वक्त काफी डरी हुई थी। अर्नब ने जब अवनी की ऐसी हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। हाँ तो तुम हो इसके सो कॉल्ड पति परमेश्वर, लेकिन तुम यहाँ तक आए कैसे? अब आ ही गए हो तो अपनी आंखों के सामने अपनी बीबी की इज्जत नीलाम होते देखो। दीपेश बेशर्मी के साथ हंसते हुए बोला और अर्नब के पास आकर उसे गुस्से से घूरने लगा। दीपेश फिर से कहना शुरू करता है, इस पर पहला हक मेरा है। अगर ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की नहीं होगी। दीपेश की बात पर अर्नब ने अपने दांत पीस लिए। अर्नब जल्दी से उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है, क्या कहा तूने? अगर वो तुम्हारी नहीं हुई तो तुम उसे किसी का नहीं होने दोगे? तो सुनो, वो पहले ही मेरी हो चुकी है, वो भी जन्मों जन्मों के लिए। अर्नब ने एक नज़र अवनी को देखते हुए कहा, जो अभी अपनी भरी आंखों से अर्नब को ही देखे जा रही थी। ये कहकर अर्नब ने उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया, जिससे दीपेश संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो गुस्से से अर्नब को घूरने लगा। इससे पहले वो अर्नब पर वार करता, उससे पहले ही अर्नब बड़ी बेरहमी से उसे मारने लगता है। अर्नब उसे बचने का एक भी मौका नहीं देता। दीपेश बदहवास सा जमीन पर ढेर हो गया। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। अर्नब ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की थी। दीपेश नीचे पड़ा अपनी फड़फड़ाती आंखों से अर्नब को देखने लगा। अंत में अर्नब ने उसके पेट पर अपने पैर से मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकल गया। वो लाश की तरह जमीन पर ढेर होकर पड़ा था। अर्नब जल्दी से अनु के पास आया, उसको उठाया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर दिल तड़प उठा था अर्नब का। अर्नब ने अपना कोट उतार कर अवनी को पहना दिया। अर्नब के हाथ जैसे ही खुले, अवनी अर्नब के सीने से लग गई और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अर्नब के आंसू भी रुक नहीं पाए। अवनी अपनी भरी आंखों से एकटक अर्नब को निहारने लगी। मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। ये बहुत बड़ा दरिंदा है, अवनी ने दीपेश को देखते हुए कहा। इसकी गंदी नजरें हमेशा मेरे ऊपर रही हैं। अगर आज आप नहीं आते तो वह मेरे साथ। अवनी आगे कुछ कह पाती, इससे पहले ही अर्नब ने अपने लब अवनी के होठों पर रख दिए। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल चुकी थीं। धीरे धीरे अवनी भी अर्नब का साथ देने लगी। उसके हाथ अर्नब की पीठ पर कस गए। दोनों ही बड़ी शिद्दत के साथ एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। अर्नब ने अवनी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और प्यार से उसे निहारते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए अपनी मदहोश करने वाली आवाज में धीमे से कहता है, दिल की हसरत जुबां पे आने लगी है, तुम्हें देखा तो जिंदगी मुस्कुराने लगी है। अवनी ने शर्माकर अपनी पलकें झुका लीं और अर्नब के सीने से लग गई। अर्नब ने भी उसे अपनी बाहों के आशियाने में भर लिया।
तब तक निशा, तरुण, रवि, नेहा भी वहां आ जाते हैं। अर्णव अवनी को नेहा निधि के साथ घर भेज देता है। रवि, तरुण उन सभी गुंडों को पकड़कर अर्णव के कहे ठिकाने पर ले जाते हैं। रवि पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि अवनी मिल गई है और किडनैपर मौके पर वहां से फरार हो गए। अर्णव गाड़ी ड्राइव कर तेजी से माउंट फोर्ट पहुंचता है। वो अर्णव की प्राइवेट जगह में से एक थी, जहां पहले से ही दीपेश व उसके साथी लोगों को बांध रखा था। अर्णव तेजी से अंदर आया और उसके पीछे रवि, तरुण भी अंदर आ गए। दीपेश को देख अर्णव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसका खून खौलने लगता है। वो दीपेश के पास आता है और अपनी गुस्से से भरी नजरों से उसको बुरी तरह से घूरने लगता है। दीपेश अर्णव का गुस्सा देख घबरा गया। अर्णव पास में रखी एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे किया तो रवि ने उसके हाथ में लोहे का रॉड थमा दिया और अर्णव ने दीपेश का हाथ खोलकर आगे किए। जिस हाथ से दीपेश ने अवनी को छूने की कोशिश की थी, अर्णव ने गुस्से से कहा, तूने मेरी अनु को इन्हीं गंदे हाथों से छूने की हिमाकत की थी ना। अर्णव का गुस्सा देख दीपेश के चेहरे पर पसीना आ गया। डर की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो वहां से भागना चाहता था पर भाग नहीं सकता था, क्योंकि अर्णव के आदमियों ने उसको कसकर पकड़ रखा था। साथ ही उसके और उसके आदमियों की खूब धुलाई भी की थी, जिससे उसके शरीर पर गहरे जख्म बन चुके थे। अर्णव ने लोहे की रॉड से दीपेश के हाथों पर वार किया, जिससे दीपेश की चीख उस पूरे माहौल में घूमने लगी। वह आसपास उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सिवाय अर्णव व उसके आदमियों के। दीपेश दर्द से बिलख रहा था। वो बार बार अर्णव से उससे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, पर अर्णव उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसका गुस्सा उस समय सातवें आसमान में था। गुस्से से आंखें और पूरा चेहरा लाल था। आखिरी बार अर्णव ने उसके सर पर वार किया तो दीपेश धड़ाक की आवाज के साथ जमीन पर पसर गया। उसके सर से खून बहने लगा। वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। नीचे का फर्श पूरा उसके खून से सन चुका था। फिर अर्णव, तरुण व रवि से दीपेश और उसके लोगों को ठिकाने लगाने को कहता है। दोनों बिना कोई सवाल जवाब किए दीपेश व उसके साथियों को गाड़ी में डालकर पास की पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अवनी अपने रूम में बैठी थी। नेहा, निधि उसके जख्मों पर दवा लगा रही थीं। फिर अवनी को आराम करने को कहकर दोनों बाहर आ जाती हैं। अगली सुबह जब अवनी की आंख खुली तो उसे अपने सामने अर्णव दिखा, जो उसके बिल्कुल पास लेटा हुआ था। इस समय दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई खूबसूरत सपना देख रही है, और मुस्कुराते हुए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं और दोबारा से अपनी आंखें खोलीं तो अब भी उसे अर्णव अपने सामने दिखा। ये देखकर अगले ही पल वो झटके के साथ उठ बैठी। उसने अर्णव को ध्यान से देखा। फिर उसे रात की बात याद आई कि वह पूरी रात किस तरह अर्णव का इंतजार कर रही थी और उसका इंतजार करते हुए सो गई। उसने गुस्से से अर्णव पर से अपनी नजरें फेर लीं और कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। अवनी बाथरूम से बाहर आई। उसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बाल भी खुले और गीले थे। बाथरूम से बाहर आते ही अवनी की नज़र सीधे अर्णव पर पड़ी, जो अभी तक किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। अर्णव को ऐसे देख अवनी के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो अपने बालों को सुखाने लगी। अवनी तैयार हो चुकी थी। मांग में सिंदूर, गले में अर्णव के नाम का मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी येलो बिंदी और हाथों में येलो चूड़ियां पहनी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने अर्णव से अपनी नजरें हटाईं और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही अवनी दरवाजा खोलने लगी तो कुछ सोच वह वापस अर्णव के पास आई और उसने अर्णव को जगाने के लिए आवाज दी। अर्णव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, इसलिए वो अर्णव के करीब गई और उसे जगाने के लिए उसने उसकी तरफ हाथ ही बढ़ाया था। इतने में ही अर्णव ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। अवनी के दोनों हाथ अर्णव के सीने पर थे
और उसने जो इतनी मेहनत से अपने बाल सुखाकर बनाए थे वो पूरे अर्नब के चेहरे पर बिखर गए। अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने जैसे ही अर्नब की तरफ देखा, जो कब से उसे ही बड़े प्यार से देख रहा था, उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। तुम मुझे सोता देखकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, अर्नब ने अवनी की आंखों में देखते हुए शरारत से कहता है। अवनी ने गुस्से से अर्नब को घूरा और उठने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं आपके करीब आने का। जब अवनी खुद को अर्नब की मजबूत पकड़ से नहीं छुड़ा पाई तो उसने बेचारगी से कहा, छोड़िए ना। अर्नब के दोनों हाथ अवनी की कमर पर थे। उसने भी बेहद धीमी आवाज में कहा, अभी तो मेरा ऐसा कोई मूड नहीं जाने मन। कहने के साथ ही अर्नब के दोनों हाथ अवनी की कमर से उसके चेहरे की तरफ ले आया। उसने अवनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके करीब आकर धीरे से कहा, अब मेरी हर सुबह ऐसे ही खूबसूरत होनी चाहिए। इससे पहले कि अवनी कुछ समझ पाती, तब तक अर्नब के होठों ने अवनी के होठों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसकी सांसें सी रुक गईं। उसने अर्नब से छूटने की कोशिश भी बंद कर दी थी और उसकी आंखें अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगीं। पर जैसे ही उसे रात की बात याद आई तो वह एकदम से अर्नब से अलग हो गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। लेकिन अगले ही पल अर्नब ने अवनी का हाथ पकड़ उसे वापस अपने ऊपर खींच लिया और प्यार से बोला, नाराज हो? तो अवनी ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, मैं आपकी लगती ही क्या हूँ जो आपसे नाराज होंगी? तुम्हें नहीं पता? अर्नब ने शरारत से उसे देखते हुए कहा। नहीं, अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा। अर्नब ने झटके के साथ अवनी को अपने नीचे किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम वो हो जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी है। तुम वो हो जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। तुम वो हो जिसके नाम से मेरी सांसें चलती हैं। तुम्हारे नाम से ही ये दिल धड़क उठता है। तुम मेरी जिंदगी हो जान। तुम नहीं जानती कि तुम किस कदर मेरी इन धड़कनों में बस चुकी हो। तुम्हारे बिना तो ये अर्नब खुराना सांस लेना छोड़ दे। अर्नब ने इससे आगे कुछ कहना चाहा कि अवनी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और नाराजगी से अपना मुंह फेर लेती है। अर्नब ने अवनी का चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, सॉरी अनु, इधर देखो मेरी तरफ। अर्नब ने कहा, तो अवनी उसकी तरफ नहीं देखती। तुम बार बार उधर क्यों देख रही हो? तुम्हें पता नहीं, जब पति परमेश्वर सामने हो तो सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। अवनी एकदम से अर्नब की शक्ल देखते हुए, मुझे कैसे पता होगा? अवनी ने मासूमियत से कहा, मेरी ये पहली शादी है और पहली बार जाना कि पति परमेश्वर कैसे होते हैं। ये सुन अर्नब का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अर्नब ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सबकी शादी पहली बार ही होती है और मेरी भी पहली बार हुई है, लेकिन तुम मुझे छोड़ दोबारा शादी की सोचना भी मत। अर्नब ने अवनी को घूरते हुए कहा, जबरदस्ती की शादी ही तो है ये। अवनी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। अर्नब अपनी आंखें छोटी करते हुए, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती कब की? शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है और जबरदस्ती किसे कहते हैं ये मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अवनी हैरानी से अर्नब की शक्ल देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो अर्नब ने वापस से उसका चेहरा अपने करीब किया और उसे किस करने लगा। अवनी की आंखें बड़ी हो गईं। वो एकदम से अर्नब से अलग हो गई और जल्दी से कहा, ये क्या कर रहे हो आप? मेरी भाषा में इसे जबरदस्ती कहते हैं जान। अर्नब ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से कहा। तो अवनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो टुकुर टुकुर अर्नब को देखने लगी। अर्नब ने फिर से उसे अपने पास खींच लिया और उसे ढेर सारा प्यार करने लगा। अवनी उससे छूटने के लिए छटपटाई, फिर हार मानकर अर्नब के प्यार के आगे अपने हथियार डाल दिए। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। तरुण का घर। तरुण जब ऑफिस से अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ और निधि किसी टॉपिक पर हंस हंस कर बातें कर रही थीं। ये देख तरुण की आंखें छोटी हो गईं। वो घर के अंदर आया और एक नज़र निधि पर डाल अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बहुत थक चुका हूँ, आप एक कप कॉफ़ी बनाकर मेरे रूम में ले आएंगी प्लीज? तरुण ने कहा और अपनी तिरछी नज़रों से निधि को घूरता हुआ अपने रूम में चला गया। तरुण की माँ जैसे ही कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो निधि उन्हें रोकते हुए कहती है कि आंटी आप आराम करिए, कॉफ़ी मैं बना देती हूँ। तरुण की माँ ने प्यार से निधि के सर पर हाथ फेरा और निधि मुस्कुराते हुए किचन में आकर तरुण के लिए कॉफ़ी बनाने लगी।
तरुण बाथरूम में कपड़े चेंज कर बाहर आया। उस समय वो सिर्फ टॉवल में था। शावर लेने की वजह से उसकी बॉडी से अभी भी पानी टपक रहा था, जिसमें वह बहुत हॉट लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे शर्टलेस देख ले तो उसकी दीवानी हो जाए। वैसे भी लड़कियां उसकी हर अदा पर फिदा थीं। निधि ने जब उसे इस हाल में देखा तो अपनी पलकें झपकाए उसे देखती रह गई। वो चाह कर भी उसकी बॉडी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। जब तरुण ने निधि को अपने रूम में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो कब से उसे बिना पलके झपकाए टुकुर टुकुर देख रही थी। निधि ने अपना होश संभाला और कॉफी की ट्रे टेबल पर रख तरुण के करीब आ गई। निधि के करीब आने पर तरुण की तो जान हलक में आ गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं। निधि उसे देख मुस्कुरा दी। निधि को अपने रूम में देख वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। तुम मेरे रूम में कैसे आई? तरुण ने उसे घूरते हुए कहा। पैरों से। और कैसे? तुम क्या सर के बल चलते हो? निधि ने भी उसी टोन में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बकवास मत करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? और मेरी माँ को क्या उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रही थी? तरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या अपनी माँ लगा रखा है? बहुत जल्दी अब वो मेरी माँ भी होंगी। और इस हिसाब से अब तो ये मेरा ससुराल हुआ बेबी। निधि ने उसके सीने पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा। तो तरुण की धड़कन तेज चलने लगी। उसने निधि को अपने से दूर किया और बोला, अपने दिमाग के ये ख्याली पुलाव निकाल दो कि तुम कभी इस घर की बहू भी बनोगी। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तो ये तरुण तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला, समझी? तरुण ने उसे घूरते हुए कहा। तरुण की बात पर निधि को भी गुस्सा आ गया। उसने तरुण की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर तरुण। इस दुनिया के वो आखिरी लड़के भी तुम ही होगे जिससे मैं शादी करूंगी। और देखना, बहुत जल्दी तुम खुद बारात लेकर मेरे घर आओगे। उस दिन का मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। ख्वाब देखना अच्छी बात है। तरुण ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। मेरे तो ख्वाब भी तुम्ही से शुरू होते हैं और तुम्ही पर खत्म। जिस दिन तुम नहीं, ये निधि भी खत्म, समझो। हकीकत और ख्वाब में बहुत अंतर होता है। तरुण ने मुंह फेरते हुए कहा। मेरे तो हकीकत भी तुम ही थे और ख्वाब भी तुम ही हो। फिर हकीकत और ख्वाब में अंतर कैसा? निधि ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में एकटक देखने लगे। प्यार तो बेशुमार था दोनों की आंखों में, पर एक शिकायत सी थी कहीं दोनों के दरमियान, जो चाह कर भी नहीं मिट पा रही थी। तभी निधि का फोन बजने लगा तो दोनों अपने होश में आए। निधि ने एक नज़र अपने फोन पर डाली, फिर तरुण की तरफ देखकर फोन रिसीव किया। तरुण ने कवर्ड से अपने कपड़े निकालकर शर्ट पहन ली और कॉफी का कप लेकर बालकनी की साइड आ गया। निधि फोन पर बात कर तरुण के पास आने लगी, पर कुछ सोच रूम से बाहर चली गई। अगली सुबह जब तरुण ऑफिस आया तो देखा कि उसका असिस्टेंट मेहरा उसके केबिन में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। क्या हुआ? तरुण ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा और उसके सामने टेबल पर रखी फाइल्स पढ़ने लगा। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेहरा ने घबराते हुए कहा। कैसी प्रॉब्लम? तरुण ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। मेहरा, सर, हमने जो मिस्टर अबीर अग्निहोत्री के साथ पार्टनरशिप में शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए थे, वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ गए हैं। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? तरुण ने मेहता को घूरते हुए कहा। मेहता घबराते हुए, सर, मिस्टर अबीर अग्निहोत्री की कंपनी के अपने कुछ नियम हैं जिसके कारण उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करने से मना कर दिया। बट वाई? तुम जानते हो ना ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट अपने फेवर में किसी भी कीमत में चाहिए। तरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके लिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी सर। मेहता ने अपनी गर्दन झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा। बट रविश, मतलब क्या है तुम्हारा? तरुण ने गुस्से से कहा। मेहता, सर, मिस्टर अबीर अग्निहोत्री की कंपनी के अपने कुछ नियम, कायदे, कानून, उस हिसाब से वो उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने में इंटरेस्ट हैं जो मैरिड हों। जब उन्हें पता चला कि आप अनमैरिड हैं तो उन्होंने पार्टनरशिप करने से मना कर दिया। वाट? ये कैसी डील है? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। उसके बिना तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा सर। तरुण कुछ सोचते हुए, तुम्हारे पास इससे बेटर कोई और आइडिया हो तो बताओ। मेहता, नहीं सर। तरुण विंडो के पास आया और आसमान को देखते हुए कहता है, तुम अभी के अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। उस हिसाब से अगर कोई लड़की मुझसे शादी करती है
तो वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 6 महीने तक मेरी वाइफ बनकर रहेगी और उसके बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स के बदले उसकी जो भी मांग होगी वो पूरी की जाएगी, लेकिन शादी के बाद हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए हम पति पत्नी होंगे। जाओ, जाकर मीडिया को ये खबर दे दो। मेहता ने हामी अपना सर हिलाया और केबिन से बाहर चला गया। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। तरुण का प्रोजेक्ट अभी भी वहीं अटका हुआ था। उसके बिजनेस की शेयर मार्केट में रेटिंग गिरती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तरुण अपने केबिन में गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता उससे पहले ही मिस्टर मेहरा उसके केबिन में हाँफते हुए आए। मेहरा बहुत घबराए हुए व परेशान लग रहे थे। तरुण उसे देख अपनी भौहें से कोड़ लेता है और अपनी कड़क आवाज में कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहा था। उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाली एक लड़की हायर करने को कहा था। फिर अभी तक काम हुआ क्यों नहीं? मेहरा तरुण की गुस्से से भरी कड़क आवाज को सुनकर अंदर तक कांप जाता है और अपने माथे का पसीना पोंछते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज से कहता है, सर सर, आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो 2 दिन पहले ही बन चुके हैं और मीडिया में ये खबर भी पहुंच चुकी है कि आप शादी करने वाले हैं। जैसे ही ये बात मीडिया को पता चली, चारों तरफ आपकी शादी की चर्चा होने लगी और देखते ही देखते हमारे ऑफिस में शादी के लिए लड़कियों की लाइन लग गई। पर सर, उन लड़कियों को जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला तो सभी लड़कियों ने आपसे शादी करने से मना कर दिया। आखिरी लाइन बोलते हुए मेहरा ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तरुण गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, व्हाट नॉनसेंस, तुम जानते भी हो कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो और क्या बकवास कर रहे हो? अरे लड़कियां मरती हैं इस तरुण ओबराय की एक झलक देखने के लिए तरस जाती हैं, तो कोई लड़की मुझे शादी करने से कैसे मना कर सकती है? मुझसे शादी करने पे तो उसकी लाइफ ही बन जाएगी, फिर वो शादी से कैसे मना कर सकती है? मेहरा घबराते हुए, कौन ऐसी लड़की होगी जो आपसे शादी नहीं करना चाहेगी? पर जिस हिसाब से आपने वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, उस हिसाब से किसी लड़की का कॉन्ट्रैक्ट के नियम के मुताबिक आपसे शादी करना आसान नहीं। सर, हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी शादी ऐसे लड़के से हो जो जिंदगी भर उसका साथ निभाए, उसका हमसफर बनकर उसके कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि 6 महीने बाद खत्म हो जाए। आपकी शादी की बात जब मीडिया में फैली तो हमारे ऑफिस के बाहर लाखों लड़कियों की लाइनें लग गईं, लेकिन जब उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने इस शादी से मना कर दिया। कोई भी आम लड़की आपसे शादी कर आपके नाम के साथ जुड़कर गर्व महसूस करना चाहेगी, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सिर्फ नाम की पत्नी बनकर रहे। मेहरा की बात सुन तरुण को अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो शेयर मार्केट में उसकी कंपनी की रेटिंग भी गिरती जा रही थी और दूसरी तरफ कोई लड़की कॉन्ट्रैक्ट शादी करने के लिए रेडी नहीं थी। यही सब सोचते हुए तरुण को सर दर्द होने लगा था। वो चेयर को पीछे कर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। कुछ दिनों से नेहा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी वह अपनी तबीयत को नज़रअंदाज कर रवि के लाख मना करने पर भी अवनी के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। दोनों ने ढेर सारी शॉपिंग की, उसके बाद मूवी देखी, फिर शेरगढ़ की खूबसूरत वादियों में खूब एंजॉय किया। पूरा दिन ऐसे ही घूमने फिरने में निकल गया। थककर जब वो शाम को घर लौटी तो सीधे सोफे पर पसर गई। उसके पीछे अर्णव के गार्ड्स उनका सामान लेकर आ रहे थे। उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि नेहा अवनी की ढेर सारी शॉपिंग का बोझ उन बेचारों के कंधों पर जो था। वो सामान ढोकर थक चुके थे। उनकी हालत गली के कुत्तों जैसी हो गई, लेकिन नेहा अवनी अपनी शॉपिंग खत्म करने का नाम नहीं लिया। गार्ड ने सामान को नीचे रखा और सामान के साथ ही वो भी फर्श पर अधमरी हालत में लुढ़क गए। जब रवि अर्णव ऑफिस से घर आए तो नेहा अवनी की शॉपिंग देख दोनों एक दूसरे को देख अपना सर पकड़ लेते हैं। कैसा मर्द है तू, अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख सकता? देख तेरी बीवी ने मेरी मासूम बीबी को कैसे बिगाड़ दिया। थू है तेरे जैसे मर्द पर। अर्णव ने रवि को घूरते हुए कहा, तेरी बीबी कोई 2 साल की बच्ची नहीं है जो किसी के भी बहकावे में आ जाए। बच्ची तो मेरी वाली है।
जो अभी तक बच्ची बनी हुई है, तभी तो 2 साल के बच्चों की तरह जिद्दीपन अभी तक उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार जो चीज पसंद आ गई तो उसे लेकर ही दम लेती है, चाहे फिर मैं कंगाली क्यों ना हो जाऊं। रवि ने अपने दांत पीसते हुए कहा। दोनों एक दूसरे को घूरने में व्यस्त थे। तभी अचानक ही नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी होने लगती है। अर्णव रवि भागकर उसके पास आए। रवि नेहा को लेकर रूम में आता है और अर्णव तुरंत डॉक्टर को फोन कर बुला लेता है। नेहा की तबीयत खराब होने पर अर्णव, अवनी, रवि घबरा जाते हैं। रवि नेहा का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठ जाता है। कुछ देर में डॉक्टर आकर नेहा का चेकअप कर रवि के पास आती है, जो कब से उम्मीद भरी नज़र से डॉक्टर को देख पूछना चाहता हो कि मेरी नेहा ठीक तो है ना। डॉक्टर रवि से कहती हैं, घबराने जैसी कोई बात नहीं, इस हालत में ये सब होना नॉर्मल है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इस हालत में इनका ज़्यादा उछल कूद करना बेबी के लिए सही नहीं है। अब आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी होगी और इस हाल में इन पर गुस्सा करना इनकी और बेबी की सेहत के लिए ठीक नहीं। अर्णव, अवनी, रवि हैरानी से डॉक्टर की बातें सुन रहे थे। रवि हैरानी से, मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर, आप कहना क्या चाहती हैं। वही नेहा डॉक्टर की बात सुन उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अवनी ने नेहा की तरफ देखा तो नेहा ने शर्मा कर अपनी पलकें झपका दी। अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। वहीं अर्णव, रवि अपनी नासमझी से अभी तक मुंह फाड़े हैरानी से डॉक्टर को देख रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर रवि, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाते हुए चले गए। रवि तो अभी भी बुत बना खड़ा था। वो डॉक्टर की बात पर ध्यान न देकर नेहा के पास आकर उसे घूरते हुए कहता है, देखा, आज तुम्हारी शैतानियों की वजह से मुझे डॉक्टर की बातें सुननी पड़ रही हैं। क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में, कि मैं अपनी इकलौती वाइफ का ख्याल भी नहीं रख सकता। आज से तुम्हारा घूमना फिरना बंद, बस घर पर रहकर आराम करोगी, समझी। रवि बेख्याली में कुछ भी बोले जा रहा था। वहीं अवनी, अर्णम नेहा की प्रेगनेंसी की बात सुन बहुत खुश होते हैं, लेकिन रवि की बेवकूफ़ी भरी बातें सुन अर्णव, नेहा उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। अर्णव, अवनी खुशी से नेहा को अपने गले लगा लेते हैं। अर्णव खुश होते हुए, फाइनली आज मैं मामू बन ही गया। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, अर्णव ने कहा और प्यार से नेहा का सर चूम लिया। माँ, माँ, मामू, ये कब हुआ? रवि ने अपने में बड़बड़ाते हुए कहा तो अर्णव ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहता है, क्यों तू पापा बनकर खुश नहीं है क्या? और मैं पापा? रवि अभी बोल रहा था कि तभी उसे डॉक्टर की बात पर ध्यान आया। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर रवि, आप पापा बनने वाले हो। मैं पापा बनने वाला हूँ। रवि की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, लेकिन जब रवि को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और प्यार से नेहा को देखा, जो कब से उसे ही घूर रही थी। रवि अपने कान पकड़ते हुए, सॉरी बेबी, मुझे इस तरह तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, सब मेरी ही गलती है। मैं भी बात को समझे बिना ही तुम पर गुस्सा कर दिया। सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, रवि ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। तो नेहा ना चाहते हुए भी उसके लब मुस्कुरा उठे। रवि ने आगे बढ़कर नेहा को अपने गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। कहकर उसने नेहा के माथे पर अपने होठ रख दिए और नेहा मुस्कुरा दी। ओए, अकेले तू ही पापा नहीं बनने वाला, हम भी मामा मामी बनने वाले हैं, अर्णव ने उसे घूरते हुए कहा। रवि ने अर्णव को घूरा और उसके पास आकर उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, बेबी पर पहला हक तो मेरा ही होगा। रवि ने एक चिढ़ वाली स्माइल अर्णव को दी और नेहा के पास बैठकर मुस्कुरा दिया। रवि की बात सुन अर्णव चिढ़ गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही अवनी उसके पास आकर कहती है, बहुत बातें हो गईं, अब नेहा को आराम की जरूरत है, अवनी ने कहा और अर्णव का हाथ पकड़कर वहां से ले गई और अर्णव रवि को घूरते हुए चला गया। तरुण को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके पास अब सिर्फ एक दिन था अपने बिजनेस को लॉस से बचाने के लिए। उसका दिमाग खराब होने लगा था कि कैसे वो अपने बिजनेस को बचाए। वो गुस्से में इधर उधर टहलते हुए कोई रास्ता निकालने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे निधि का ख्याल आया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई।
तरुण ने फौरन अपनी गाड़ी की चाबी ली और निधि के घर आ गया। तरुण जब निधि के घर आया तो वहां पर कोई नहीं था। तरुण निराश होकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। तरुण आवाज की दिशा में सीढ़ियों के बगल वाले रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। तरुण जब उस रूम के अंदर आता है तो अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तरुण ने देखा कि पूरा रूम में निधि के कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और निधि मिरर के आगे एक एक ड्रेस लेकर अपने ऊपर ट्राई कर रही थी और ड्रेस पसंद न आने पर रोनी सी सूरत बनाकर ड्रेस को कबाड़े के मॉल की तरह रूम में इधर उधर फेंक देती। निधि ने अब तक लगभग 200 से अधिक ड्रेस ट्राई कर चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे अपने टाइप की एक ड्रेस भी पसंद नहीं आई थी और साथ ड्रेस चेक करते हुए अपने आप से बड़बड़ा रही थी, जिसे सुन तरुण का भेजा चकरा गया। यार ये ड्रेस इतनी डिफिकल्ट क्यों है? इसे थोड़ा और छोटा होना चाहिए था, जिसे पहनकर मैं पार्टी में सबसे ज्यादा हॉट लगती और सब मुझे आंखें फाड़े देखते ही रह जाते। अब तो मेरे पास एक अच्छी ड्रेस खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। इस टाइम तो मेरा मनी अकाउंट भी खाली है और डैड भी यहाँ नहीं है। निधि ने उस रेड कलर की ड्रेस को बड़े ही अजीब तरह से घूरते हुए कहा और गुस्से में उस ड्रेस को फेंक दिया, जो सीधी जाकर तरुण के सर पर गिरी। निधि अपने ही ख्यालों में बिजी थी, उसका ध्यान तरुण पर नहीं गया, लेकिन तरुण निधि की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आता है। तरुण ने ड्रेस को एक तरफ फेंक दिया और निधि का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अचानक से तरुण के इस तरह खींचने पर निधि उसके सीने से जा लगी। तरुण को देख वो हैरान हुई। वो पलकें झपकाते हुए हैरानी से तरुण को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तरुण सच में उसके पास है या सिर्फ उसका भ्रम। निधि ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल तरुण को देखती है। उसे लगा कि अगर तरुण उसका भ्रम हुआ तो वह ऐसा करने पर गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तरुण अभी भी उसके करीब खड़ा उसे घूर रहा था। उसके गर्म चली सांसों को वह अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें 100 की स्पीड से भी तेज चल रही थीं। क्या तुम सच में यहाँ हो? निधि ने तरुण के गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा और पलकें झपकाते हुए तरुण को निहारने लगी। तरुण उसकी बात को इग्नोर कर उससे कहता है, मेरे साथ चलो। तरुण उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है तो निधि भी बिना कोई सवाल जवाब किए उसके साथ चल दी। तरुण ने निधि को गाड़ी में बैठा और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? निधि ने तरुण को देखते हुए कहा। तरुण ने एक नज़र निधि पर डाली और गाड़ी स्टार्ट कर सामने देखते हुए कहा, शादी करने। वाट? क्या कहा तुमने अभी? फिर से कहना तो। निधि हैरानी से तरुण को देखती हुई कहती है तो तरुण ने उसकी तरफ देखते हुए हाँ में अपनी पलकें झपका दी। ओ माय गॉड, शादी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे या फिर मैं कोई हसीन ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? प्लीज एक बार फिर से कहना जो तुमने अभी कहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। तरुण ने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और निधि को देते हुए कहा, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट ठीक लगे तो साइन कर देना। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? निधि ने सवालियत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, एक कॉन्ट्रैक्ट, शादी के पेपर। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। तरुण इससे आगे कुछ कह पाता कि निधि ने उसकी बात को काटते हुए खुशी से कहती है, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। यही कि तुम मुझे कोर्ट मैरिज करना चाहते हो। निधि ने कहा और बिना पेपर पढ़े उस पर साइन कर दिए। पेपर पर साइन कर निधि ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को तरुण को दे दिए और उसके गाल पर एक किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच। मैं जानती थी तुम मेरे प्यार का जल्दी ही एहसास होगा। निधि ने कहा और उसके कंधे पर सर रख सामने देखने लगी। वहीं तरुण निधि की इस हरकत पर शॉक्ड हो जाता है। वो आंखें फाड़े निधि को देखने लगता है। निधि तो शादी के नाम से ही बहुत खुश थी और बिना सोचे समझे ही पेपर पर साइन कर दिए। अब देखते हैं कि ये निधि कॉन्ट्रैक्ट शादी आगे चलकर क्या मोड़ लेती है और जब निधि को इस कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। तुम्हें एक बार इन्हें पढ़ लेना चाहिए था। तरुण ने निधि को देखते हुए कहा। निधि ने सर उठाकर तरुण को देखती है और बेहद प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम मुझसे शादी कर रहे हो? मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है।
तुमने कहा ना कि ये शादी के पेपर हैं, तो बस मैंने मान लिया। और मुझ पर इतना यकीन करने का कारण जान सकता हूँ? तरुण ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा। क्यों? हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार जो करते हैं, निधि ने उसके गाल खींचते हुए कहा। तो तरुण ने अपना मुंह बना लिया और मन ही मन बोलता है, पागल लड़की, एक बार पेपर्स को पढ़ लेती तो क्या चला जाता इसका। पर अच्छा ही हुआ जो नहीं पढ़ा, नहीं तो ये भी शादी से मना कर देती और मेरे बिजनेस डील भी हाथ से निकल जाती। लेकिन जब इसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलेगा तो कहीं ये मेरा सर ना फोड़ दे। तरुण निधि की बात सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं? निधि ने एक्साइटेड होते हुए तरुण से कहा। नहीं, शादी करने। तरुण ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? आई मीन बिना घर वालों के परमिशन बिना हम शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, हम अभी शादी करेंगे। तुम पागल हो क्या? अभी तो मैंने डैड को तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं बताया। तुम नहीं जानते डैड ने मेरी शादी को लेकर कितने सपने सजा रखे हैं। और मैंने भी। मैं ऐसी रूखी सूखी शादी नहीं करने वाली। पहले तुम अपने होने वाले ससुर जी को मनाओ। निधि ने छोटे बच्चों सा मुंह बनाते हुए कहा। शादी के बाद वो भी मानी जाएंगे। तरुण ने ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर मैं शादी से मना करूं तो भी तुम जबरदस्ती मुझसे शादी करोगे? निधि ने उसे घूरते हुए कहा। तरुण ने कुछ नहीं कहा और सिग्नल हटने पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते पर निधि तरुण को अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रही थी, मानो आंखों ही आंखों से उसे जलाकर भस्म कर देगी। तरुण उसकी घूरती निगाहें अपने पर महसूस कर रहा था, पर वो निधि पर ध्यान न देकर गाड़ी को शिवजी के मंदिर के आगे रोकता है। निधि हैरानी से कभी मंदिर को देखती तो कभी तरुण को। तरुण गाड़ी से बाहर आया और निधि की साइड के दरवाजे को उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। तरुण उसका हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाने लगता है और निधि उससे छूटने के लिए छटपटाने लगती है। निधि मंदिर के अंदर देखती है कि तरुण ने वहां पहले से ही शादी की पूरी तैयारियां कर रखी थीं। मंदिर के ग्राउंड में एक खूबसूरत सा मंडप लगा हुआ था और मंडप के बाहर एक पंडित पीले वस्त्र पहने वर वधू का ही इंतजार कर रहा था। तरुण निधि को खींचते हुए मंडप के अंदर लाया और पंडित से शादी की विधि शुरू करने को कहता है। निधि तरुण को ऐसा करने से मना करती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे तरुण से इस तरह की जबरदस्ती की शादी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी शादी को लेकर कितने अरमान सजा रखे थे, तरुण की जिद के आगे सब चूर चूर हो गए थे। तरुण का घर। तरुण की माँ तरुण को बुरी तरह से घूरे जा रही थी और तरुण बेचारा जेल से भागे किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था और निधि अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए फर्श को कब से घूर रही थी। तरुण की माँ उसके पास आई और खींचकर दो थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। अब तरुण के हाथ अपने गालों पर गए और वो आंखें फाड़े हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। तरुण की माँ का इतना भयंकर गुस्सा देख निधि की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। माता जी, ये दिन देखने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? निधि मन ही मन बुदबुदाई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तरुण की माँ ने कहा और निधि के करीब आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। लेकिन निधि को लगा कि तरुण की माँ ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया है, तो उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रख आंखें बंद कर लीं और तबाक से कहा, माँ मैंने कुछ नहीं किया, सब इस ढक्कन की गलती है, इसने ही मेरे साथ जबरदस्ती की। निधि ने बेहद ही मासूमियत से कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निधि का भोलापन व उसकी मासूमियत देख तरुण की माँ ने झट से निधि को अपने गले लगा लिया और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, मैं हमेशा ही तुम्हें ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन देखो, सपना पूरा भी हुआ तो कैसे? तरुण की तरफ देखते हुए, इस बेवकूफ की वजह से मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। कितना कुछ सोच रखा था मैंने तुम दोनों को लेकर, पर इसे मेरी खुशी देखी कहाँ गई? नालायक कहीं का, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकता था क्या? तरुण की माँ ने कहा और निधि को तरुण के रूम में लेकर चली गई और तरुण मुंह फाड़े हैरानी से अपनी माँ को जाते हुए देखने लगा। वाट, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे ढक्कन कहा। शायद ये भूल गई है कि मैं कौन हूँ। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा प्रिय धर्मपत्नी जी। और माँ, आप
मुझे भी आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सुना था बहू आने पर बेटा पराया हो जाना है, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा है। आपकी बहू को आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और आपने अभी से अपने बेटे को पराया कर दिया। दिस इज़ नॉट फेयर माँ। तरुण ने एक नज़र अपने रूम को घूरा और स्टडी रूम में चला गया। रात 8 बजे तरुण खाने की प्लेट लिए रूम में आया। उसका मन तो नहीं था निधि के लिए खाना लाने को, पर अपनी माँ के कहने पर उन्हें मना नहीं कर पाया। तरुण रूम के अंदर आया तो रूम की लाइट बंद थी। पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ था और रूम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे तूफान के आने से पहले होती है। तरुण को थोड़ा अजीब लगा। सो गई क्या ये? तरुण अपने आप से ही बड़बड़ाया और रूम का लाइट का स्विच ऑन किया। जैसे ही लाइट ऑन हुई, तरुण अपने रूम का हाल देख उसका सर चकरा गया। रूम के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। देखने में किसी कबाड़ी वाले का घर लग रहा था। निधि तरुण के आलीशान खूबसूरत रूम को सत्यानाश कर चुकी थी। तरुण ने अपना सर पकड़ लिया। अपने रूम का हालत देख तरुण का कलेजा मुंह तक आ गया, लेकिन जब तक उसकी नजर निधि पर गई तो गुस्से से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। निधि तरुण के किंग साइज बेड पर बेतरतीबी से गधे घोड़े चमगादड़ गाय भैंस बकरी किराए पर बेच पेट के बल ठाट से सो रही थी। उसका एक पैर बेड पर था, दूसरा नीचे जमीन को छू रहा था और दोनों हाथ पूरे बेड पर कब्जा किए हुए थे और मुंह चद्दर में घुसा हुआ था। कुछ ही घंटों में निधि ने पूरी रूम की काया ही पलट कर दी थी। तरुण का गुस्सा अब सातवें आसमान को छूने लगा था। तरुण को साफ सफाई बेहद पसंद थी और गंदगी फैलाने वाले लोगों से सख्त नफरत। उसने खाने की प्लेट को एक तरफ रखा और दंदनाते हुए निधि के पास आकर उसकी बाजू पकड़ एक झटके के साथ उसे बेड से खड़ा कर दिया। तरुण की इस हरकत से निधि हड़बड़ा गई। निधि की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो आंखें फाड़े हैरानी से तरुण को घूर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम को इतना गंदा करने की? अभी के अभी साफ करो इसे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे रूम की साफ सफाई करूं? जाओ जाकर अपने भाड़े के टट्टुओं को लेकर आओ जिनसे तुम घर का काम करवाते हो। शादी जबरदस्ती कर ली, इसका ये मतलब नहीं दहेज में तुम्हें नौकरानी मुफ्त में मिल गई। मैं घर की मालकिन हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। निधि झल्लाते हुए बोली। ये सुन तरुण की आंखें छोटी हो गईं। उसने निधि को घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही जवान नहीं चल रही है तुम्हारी? मन तो कर रहा है कि अभी तुम्हें उठा। निधि तरुण की बात बीच में ही काटती हुई कहती है, मेरा मुंह मेरी मर्जी, मेरा ससुराल मेरा रूम, मेरा जबरदस्ती का पति, मैं उसके सामने जो चाहे बकूं। और धमकी किसे दे रहे हो? मैं डरती नहीं तुमसे। निधि 2 कदम पीछे होते हुए तरुण की आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा तो तुम मुझसे डरती नहीं? तरुण ने एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा, नहीं। निधि ने अपना सर हिला दिया। तरुण ने निधि की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो निधि अपने कदम पीछे लेने लगी। निधि पीछे दीवार से जा लगी। अब तक तरुण उसके बेहद करीब आ चुका था। तरुण की करीबी से निधि की तो सांसें ही अटक गईं। वो तरुण से बचने के लिए अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। तरुण ने अपने दोनों हाथ निधि के अगल बगल रख दिए। अब तो निधि का दिल बाहर आने को आतुर था। निधि ने अपनी पलकें नीचे झुका ली। निधि ने महसूस किया कि तरुण का चेहरा बेहद करीब था। तरुण की मदहोशी भरी गर्म सांसें वह अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी और तरुण शून्य भाव से निधि को घूर रहा था। धीरे धीरे तरुण निधि के चेहरे की तरफ झुकने लगा। निधि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी मुट्ठी अपनी ड्रेस पर कस गई। निधि का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसका शोर तरुण बखूबी सुन पा रहा था। तरुण निधि के चेहरे को छू पाता कि वो कुछ सोचकर रुक गया। तरुण के चेहरे पर अब एक शैतानी स्माइल आ गई। वो निधि से दूर हुआ और उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर धकेल दिया। निधि हक्की बक्की रह गई। तरुण ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और एक नज़र अपने रूम के चारों तरफ डाल अजीब सा मुंह बना लिया। इधर दरवाजे के बाहर खड़ी निधि कब से बंद दरवाजे को घूर रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वह यहाँ रहकर तरुण को बहुत परेशान करेगी, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा ही हो गया। लेकिन निधि का शैतानी दिमाग कहाँ शांत रहने वाला था। उसने तरुण को तंग करने के लिए दरवाजे को
धड़ाधड़ पीटने लगी। निधि से परेशान होकर तरुण ने अपने कानों पर कुशन रख लिए। अपना प्लान फेल होते देख निधि का मुंह लटक गया। तभी उसकी नजर बाहर विंडो पर गई। निधि की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब निधि ने अपना खुरापाती दिमाग दौड़ाते हुए विंडो खोल रूम के अंदर एंट्री मारी। निधि धीमे कदमों के साथ रूम में आई और तरुण को आराम से सोता देख उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका खून खौलने लगा। मेरी नींद खराब कर चमगादड़ खुद चैन से सो रहा है, निधि मन ही मन बड़बड़ाई। निधि ने अब आओ देखा ना ताओ पानी का जग लिया। उसके चेहरे पर अब एक शैतानी स्माइल थी। उसने पूरा पानी तरुण पर फेंक दिया और तरुण हड़बड़ाहट में उठ गया। टिट फॉर डेट, निधि ने तरुण की तरफ एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा। तरुण का दिमाग अब पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। उसे निधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जलती हुई निगाहों से निधि को घूर रहा था। अपने आप को घूरते देख निधि ने तरुण को अपने दांत दिखाते हुए कहा, हैप्पी फर्स्ट नाइट पतिदेव। तो कैसा लगा मेरा फर्स्ट नाइट गिफ्ट? आई नो तुम्हें बहुत पसंद आया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुको तुम अभी। ये कहकर तरुण निधि पर लपका और निधि उससे बचने के लिए रूम में इधर उधर भागने लगी। तरुण ने पीछे से निधि को पकड़ा और बाथरूम में ले गया। इस वक्त वो बेहद गुस्से में था। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, निधि ने तरुण से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। तरुण ने निधि के हाथ को मजबूती से जकड़ लिया। आह, दर्द से निधि की हल्की सी चीख निकल गई। तरुण निधि को शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर देता है। शावर का ठंडा पानी निधि पर गिरने लगा। कुछ ही देर में निधि पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके गीले कपड़े उसकी बॉडी से चिपक चुके थे, जिसमें उसका रूप और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रहा था। ठंडे पानी में भीगने की वजह से उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। उसके होठ में कंपन हो रहा था। भीगने व ठंडे पानी से उसकी आंखें लाल हो गईं। वो अपनी लाल आंखों से तरुण को घूर रही थी और तरुण से लगभग आधे घंटे तक तरुण ने निधि को शावर के नीचे खड़ा रखा। निधि भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो वैसे ही खड़ी तरुण को घूरे जा रही थी। आई होप अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई होगी, तरुण ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा और शावर बंद कर जाने लगा। तरुण बाथरूम से बाहर जाता उससे पहले ही निधि पीछे से उसकी शर्ट पकड़कर अपने साथ शावर के नीचे खड़ा कर देती है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि तरुण कुछ नहीं समझ पाया। तरुण आंखें फाड़े हैरानी से निधि को देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही निधि शावर ऑन कर देती है और तरुण को एक चिढ़ वाली स्माइल देकर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। इस बार तरुण भी निधि के साथ ठंडे पानी में भीग रहा था। तरुण ने दूर हटना चाहा तो निधि ने फिर से उसे अपने करीब खींच लिया। धीरे धीरे तरुण भी निधि की करीबी से पिघलने लगा था। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थीं। रात के खूबसूरत चांदनी के साथ दोनों एक दूसरे में गुम होने लगे थे। एक दूसरे की करीबी ने शावर के उस ठंडे पानी को भी गर्म कर दिया था। निधि ने तरुण के दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिए। उसकी छुअन से निधि के शरीर में गुदगुदी होने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में उलझे हुए थे। निधि आहिस्ता से तरुण के और करीब आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। दोनों के कपकपाते होठ एक दूसरे को छूने के लिए तड़प रहे थे। इस वक्त दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो चुका था। दोनों के गर्म मुलायम होठ आपस में उलझे हुए थे। निधि बहुत ही सॉफ्टली तरुण को किस कर रही थी, जिसमें तरुण भी उसका साथ दे रहा था। तरुण की पकड़ निधि की नाजुक कमर पर कस गई। धीरे धीरे तरुण के हाथ निधि के पूरे बदन पर घूम रहे थे। कुछ देर बाद निधि तरुण से अलग होकर उसे दीवार से लगाकर मदहोशी में उसके सीने पर किस की बरसात करने लगी। किस करने के साथ ही निधि के हाथ तरुण की शर्ट के बटन के साथ खेल रहे थे। निधि ने धीरे से तरुण की शर्ट के बटन खोल उसकी गर्दन पर किस करने लगी। निधि की करीबी से तरुण भी मदहोश होता जा रहा था। तरुण ने झटके से निधि को घुमाया। उसकी पीठ तरुण के सीने से लग गई। तरुण ने हौले से निधि के बालों को आगे कर उसकी गर्दन पर अपने गर्म होठ रख दिए। निधि ने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। तरुण निधि की गर्दन पर किस करते हुए उसके कंधे पर किस कर दिया। अब निधि का सब्र जवाब देने लगा था।
वो पूरी तरह से तरुण में समा जाना चाहती थी। तरुण ने निधि की ड्रेस को उसके कंधे से नीचे कर चूमने लगा। तरुण की प्यार भरी छुअन से निधि पिघल रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने पलटकर तरुण को अपनी बाहों में भर लिया। तरुण ने भी कसकर निधि को अपने सीने से लगा लिया। कुछ समय तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। तरुण ने शावर बंद किया और निधि को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर आया। रूम में आकर तरुण ने निधि को बेड पर अच्छे से लेटा दिया और अपनी शर्ट खोलकर एक तरफ फेंक दी। वहीं निधि शर्म के मारे तरुण से अपनी नजर नहीं मिला पा रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। निधि को शर्माते देख तरुण के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। तरुण धीरे से चलकर बेड के पास आया और निधि के पास लेट गया। तरुण ने निधि का चेहरा अपनी तरफ किया। निधि की आंखें अब भी बंद ही थीं। तरुण निधि के ऊपर झुककर बारी बारी से कभी उसकी आंखें तो कभी गाल नाक होठ चूमने लगा। गुजरते वक्त के साथ दोनों ही एक दूसरे की गर्माहट महसूस कर पा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो उनके एक होने की गवाही दे रहे थे। दोनों ही एक दूसरे पर प्यार की बौछार कर थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन अर्णव का ऑफिस। लंच टाइम में अर्णव अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी अवनी लंच बॉक्स लेकर केबिन के अंदर आई। उस वक्त अर्णव अपने सीरियस लुक में लैपटॉप में जरूरी ईमेल चेक कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था, इसलिए उसे अवनी के आने का पता नहीं चला। अवनी लगभग 10 मिनट तक उसके सामने ऐसे ही खड़ी रही। तब भी अर्णव ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वह चिढ़कर उसके सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गई। अवनी ने टिफिन बॉक्स टेबल पर रखा और एकटक अर्णव को देखने लगी। इस समय अर्णव अपने बॉस वाले लुक में और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसके बिखरे बाल उसके माथे पर आ रहे थे। ऊपर से उसकी नीली नसीली आंखों पर नंबर वाला चश्मा, जो अपने ऑफिस टाइम पर यूज करता है, जिस पर वह बेहद ही परफेक्ट लगता है, और उसके हल्के गुलाबी होठ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। अवनी का पूरा ध्यान अर्णव के गुलाबी होठों पर था। लंच टाइम खत्म हो चुका था और अर्णव अभी भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। उसने एक नज़र अवनी की तरफ देखा तक नहीं। अवनी भी कब से अपना गुस्सा कंट्रोल कर बैठी हुई थी। उसने गुस्से में अर्णव को घूरते हुए उसके हाथ से लैपटॉप छीना और एक साइड रख दिया। अब जाकर अर्णव का ध्यान अवनी पर गया, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अनु, तुम कब आई? अर्णव ने हैरानी से अवनी को देखते हुए कहा। जब आप पिछले 1 घंटे से अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठे हुए थे तब। कभी इतना ध्यान मुझ पर दिया होता तो आज मेरी गोद में भी 4-5 बच्चे खेल रहे होते। लेकिन लोगों को तो सामने इतनी खूबसूरत बीवी बैठी है, उसका भी ख्याल नहीं रहता। अवनी मुंह बनाकर चिढ़कर कहती है, और अर्णव अवनी की छोटे बच्चे सी शिकायतें सुन अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसे ऐसे हंसते देख अवनी और भी ज्यादा चिढ़ गई। अर्णव ने अवनी की कलाई पकड़ अपनी तरफ खींचा। अवनी सीधी उसकी गोद में आ बैठी। ये क्या हरकत है? अवनी ने हैरानी से अर्णव को घूरते हुए कहा। अर्णव प्यार से अवनी के गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब जिसकी इतनी खूबसूरत बीबी हो, वो भला अपनी बीबी से कैसे दूर रह सकता है? अर्णव ने कहा और अवनी की कमर पर अपने हाथ कस लिए। अवनी मुंह बनाते हुए, और पिछले 1 घंटे से कहाँ था ये प्यार? तो हमारी जान हमसे नाराज है। अर्णव ने अवनी को अपने और करीब करते हुए कहा। अवनी ने अपना सर जोर से हिलाते हुए कहा। तो फिर आप ही बता दीजिए कि हमारी जान को मनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अर्णव ने शरारत से अवनी के सॉफ्ट मुलायम होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा। अवनी अर्णव को घूरते हुए, बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। सब समझते हैं हम आपकी बस चालाकियां। अर्णव हैरान होते हुए, अब क्या किया मैंने? अर्णव ने अवनी का हाथ अपने चेहरे से हटाया और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाती है। हर वक्त काम काम, कभी समय से खाना भी खा लिया कीजिए। अवनी ने अर्णव को डांटते हुए कहा और फिर टिफिन बॉक्स खोल अर्णव को खाना खिलाने लगी। तुमने खाया? अर्णव ने कहा और अवनी को अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे से अवनी के चेहरे पर झुकने लगा। अवनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्णव को देखती हुई, ये क्या कर रहे हो आप?
तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। अर्णव ने अपने होठ अवनी के करीब ले जाते हुए कहा। अर्णव की करीबी से अवनी की हालत खराब होने लगती है। उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। अर्णव अवनी की बढ़ती सांसों को महसूस कर पा रहा था। नहीं, हमने सुबह ही खाया, तो अभी भूख नहीं है, आप खा लीजिए, अवनी ने अटकते हुए कहा। अर्णव अवनी की हालत देख मुस्कुरा दिया। तो आपको अब बच्चे चाहिए? अर्णव ने बेहद प्यार से अवनी की आंखों में देखते हुए कहा। अवनी शर्म से अपनी नजर चुराते हुए मन ही मन कहती है, ये क्या बक दिया तूने? कुछ दिमाग है कि नहीं तेरे पास? बड़ी आई 4-5 बच्चे पालने वाली, अब कर बच्चे पैदा। अवनी अपनी ही सोच में गुम थी। अवनी को कहीं खोया देख अर्णव को एक शरारत सूझी। उसके फेस पर एक कुटिल स्माइल आ गई। कुछ देर बाद अवनी को अपने होठों पर कुछ मीठा सा महसूस हुआ। अवनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। अर्णव उसके होठों को चूम रहा था। अवनी का दिमाग पूरा ब्लॉक हो चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी डोर नॉक होने की आवाज आई। अर्णव अवनी से अलग हुआ। कौन है? अर्णव ने चिढ़कर कहा। अवनी अर्णव की हालत पर मुस्कुरा दी। अवनी को मुस्कुराते देख अर्णव की आंखें छोटी हो गईं। सर, महिंद्रा कंपनी के साथ हमारी मीटिंग फिक्स हो गई है और मैंने सभी प्रेजेंटेशन की फाइल भी कंप्लीट कर ली है। आप एक बार इन्हें चेक कर लीजिए। मैनेजर केबिन के बाहर खड़ा हाथों में ढेर सारी फाइल्स लिए कहता है। मैनेजर अर्णव के गुस्से से परिचित था। अर्णव की परमिशन के बिना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके केबिन में आ सके। मैनेजर को पता था कि अवनी मैडम आई हुई हैं। वो उनके प्राइवेट मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था। अगर काम जरूरत नहीं होता तो वो कभी नहीं आता। अर्णव के घूरने पर अवनी ने अपने चमचमाते दांत अंदर कर लिए। अर्णव ने अवनी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अवनी सीधे उसके सीने से जा लगी और हैरानी से अर्णव को देखने लगी। अर्णव अवनी के चेहरे पर झुका तो अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ अर्णव की शर्ट पर कस गए। अर्णव की तेज चली गर्म सांसें वह अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। अर्णव उसके करीब आकर अपनी मदहोशी भरी धीमी आवाज में उसके कान में कहता है, चिंता मत करो, जो काम अभी अधूरा छोड़ा है आज रात हम साथ मिलकर पूरा करेंगे, अर्णव ने कहा और उसके कान को चूमकर दूर हट गया और शरारत से अपनी एक आंख दबा दी। वहीं अवनी बुतवनी अपनी जगह पर जम गई। उसके कानों में अभी भी अर्णव के कहे शब्द गूंज रहे थे, जो काम अभी अधूरा छोड़ा है आज रात हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। अर्णव ने अवनी के गाल पर एक किस किया, तब जाकर अवनी होश में आई। अर्णव की बात का मतलब समझकर उसका चेहरा शर्म से ब्लश करने लगा। बेशर्म, अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा तो अर्णव मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ अब। अवनी को शर्माते देख अर्णव के चेहरे पर भी एक क्यूट सी स्माइल आ गई। अर्णव ने पानी पिया और केबिन से बाहर चला गया। दूसरी तरफ सुबह जब तरुण की आंख खुली तो उसे अपना सर भारी महसूस हुआ। उसका सर घूम रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र अपने शरीर पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बदन के ऊपर के हिस्से के कपड़े गायब थे, साथ ही उसके सीने पर जगह जगह नाखून से खरोंचने के निशान बने हुए थे और लब बैट भी, और बेड की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तरुण अपना सर पकड़ रात जो हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगा, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, बस धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तरुण की नज़र घड़ी पर गई तो दोपहर के 2 बज रहे थे। साथ ही रूम क्लीन था। तरुण की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कल रात उसके साथ हुआ क्या था। अचानक तरुण को कुछ याद आया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अपनी शर्ट पहनी और गुस्से से चिल्लाया, निधि। तरुण कपड़े पहन नीचे आया तो उसने देखा कि घर के सभी नौकर किचन के बाहर लाइन बनाते हुए किचन के अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश कर रहे थे। किचन के अंदर से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। वो किचन कम अखाड़ा ज्यादा लग रहा था। तभी सभी नौकरों के कानों में तरुण की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। सभी ने पीछे पलटकर देखा तो तरुण उन सबको खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तरुण को गुस्से में देख सभी की जान हलक में आ गई। क्या चल रहा है ये सब? जाकर अपना काम करो, तरुण ने सभी नौकरों को घूर कर कहा तो सभी पतली गली से निकल लिए। तभी तरुण ने एक नौकर से पूछा कि निधि कहाँ है। वो नौकर किचन की तरफ इशारा कर देता है।
तरुण किचन के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी एक बर्तन आकर उसके ऊपर गिरा, लेकिन तरुण समय रहते साइड हो गया, इसलिए बच गया और वो बर्तन किचन के बाहर जा गिरा। गुस्से में तरुण की भौहें सिकुड़ गईं। किचन के अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना मॉडर्न बस साफ सुथरा किचन आज किसी कूड़े के ढेर सा लग रहा था। पूरे किचन के सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। जगह जगह सब्जियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने बुरी तरह उनका मर्डर किया हो। और फर्श आटे से सना हुआ था। साथ किसी चीज के जलने की बू आ रही थी। और निधि मस्त अपना काम करती हुई कानों में हेडफोन लगाए म्यूजिक सुन रही थी और साथ में गुनगुना भी रही थी। तरुण अपनी नाक को हाथ से बंद कर अपने पैरों से बर्तनों को इधर उधर कर जगह बनाकर निधि के पास आया। उसको तो किचन की हालत देख उल्टी करने का मन कर रहा था। तरुण निधि के पास आया और उसके कंधे को टैप किया, पर जैसे ही उसकी तरफ पलटी तो उसका हुलिया देखकर एकदम से डर कर पीछे हट गया। और निधि को देख तरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। निधि ने तरुण को शॉर्ट टी शर्ट पहनी हुई थी, जो देखने में काफी छोटी लग रही थी, उसके घुटनों तक आ रही थी। वहीं निधि ऊपर से लेकर नीचे तक आटे से नहाई हुई थी और बाल खुले होने से किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। निधि चिल्लाते हुए, तुम ऐसे भी कोई किसी को डराता है क्या? तरुण गुस्से से, मैंने डरा दिया? सीरियसली, एक बार आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो, पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही हो। कहाँ मेरा हैंडसम चेहरा और कहाँ तुम भूतों की रानी? निधि तरुण को घूरते हुए, तुमने मेरी तुलना भूत चुड़ैलों से की, निधि ने कहा और आटे का डिब्बा तरुण के ऊपर उड़ेल दिया। अब तरुण की भी हालत बिल्कुल निधि जैसी थी। तरुण अपनी खूंखार आंखों से निधि को घूर रहा था और निधि उसकी हालत पर हंस रही थी। पागल औरत, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? तरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। निधि तरुण के गाल खींचती हुई, ओ बेबी को गुस्सा आ गया। सच में तुम गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। देखो ना, आज मेरा रसोई में पहला दिन है, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ मेरे क्यूट पांडा। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा मैं जहर ना खा लूं। तरुण ने कहा। तो निधि का मुंह बन गया। पर तुम्हें किचन में घुसने किसने दिया? और माँ कहाँ है? माँ मंदिर गई हैं। लेकिन तुम सुबह सुबह मुझसे इतनी रुडली बात क्यों कर रहे हो? कल रात तो कितने रोमांटिक लग रहे थे। निधि तरुण की आंखों में झांकते हुए बेहद मासूमियत से कहती है। तरुण अपने दांत पीसते हुए, कल रात क्या हुआ था? निधि शरारत से तरुण के सीने पर उंगली चलाते हुए आंखों में आंखें डालकर गुनगुनाती है। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, ऐसी चली जब हवा तो इश्क हुआ ही हुआ। ये सुन तरुण का मुंह खुला रह गया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझी? कल रात तुमने पानी में क्या मिलाया था? तरुण ने निधि को घूरते हुए कहा। निधि खांसते हुए, पप पानी में मैंने मिलाया? हाँ, क्या मिलाया था बोलो? तरुण ने झुंझलाते हुए कहा। निधि अपनी नजरें चुराते हुए, कुछ नहीं मिलाया। तरुण सख्त लहजे से, मुझे सच सुनना है, बोलो। कल रात मैं किचन में पानी पीने आई थी तो फ्रिज में मुझे वाइन की बोतल दिखाई दी और फिर मैं अपनी आदत से मजबूर पानी की बोतल में थोड़ी सी वाइन मिला ली ताकि किसी को पता नहीं चले। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका पानी तुम पी लोगे? निधि ने हद से ज्यादा मासूम बनते हुए कहा। तरुण अपनी आंखों को छोटा कर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और निधि अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। तभी तरुण की नजर निधि की पहनी शर्ट पर गई, जिसे देख तरुण के माथे पर सल पड़ गए। अचानक ही तरुण ने निधि की कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचा और निधि उसके सीने से जा लगी। निधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपलक मुंह फाड़े तरुण को हैरानी से देखने लगी। किसकी इजाजत से तुमने मेरे कपड़े पहने? तरुण ने गुस्से से कहा। अब कपड़े पहनने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। शादी तो कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि बीबी को पहनने के लिए कपड़ों की भी जरूरत होती है। निधि ने मुंह बनाते हुए कहा। तरुण कुछ नहीं बोला। वो एकटक निधि को घूर रहा था। घूर क्यों रहे हो? कहीं तुम्हारा इरादा मेरे कपड़े उतारने का तो नहीं? देखो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। जब तक मेरे कपड़े नहीं लाते मैं इन्हें उतारने वाली नहीं। निधि ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा।
तरुण की पकड़ अब निधि पर ढीली होने लगी थी। उसने निधि को एक झटके से खुद से दूर किया और उसे घूरते हुए अपने रूम में चला गया। सांड कहीं का, हमेशा गुस्से में ही रहता है, निधि ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तरुण रूम में आया और रेडी होकर बिना खाए ही जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं तरुण के खाना ना खाने पर निधि अपसेट हो जाती है। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। शाम को जब तरुण ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि निधि डाइनिंग टेबल पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन तरुण ने निधि पर कोई ध्यान नहीं दिया और रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं निधि तरुण को देख खुश थी, पर तरुण के इस तरह से इग्नोर करने पर उसकी आंखें नम हो आईं। निधि ने अपने आंसू पोंछे और रूम में आकर देखा कि तरुण बेड की एक साइड पर लेटा हुआ था। निधि धीरे से चलकर बेड के पास आई और अपने वाले हिस्से में लेट गई। निधि ने एक नज़र तरुण को देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था, पर निधि की आंखों में नींद नहीं थी। वो तरुण और अपने बारे में सोचते हुए बार बार करवटें बदल रही थी। क्या तरुण को सच में नहीं याद कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? निधि ने मन ही मन सोचते हुए कहा। और गुजरती रात के साथ निधि की भी आंख लग जाती है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। आज निधि और तरुण की शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन तरुण के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आया था। तरुण आज भी वैसा ही था जैसे 2 महीने पहले, और निधि उसके बिहेवियर से खुश नहीं थी। वो अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर उसे मनाने की कोशिश करती रहती थी, पर तरुण को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तरुण सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता और देर नाइट को घर लौटता, जिससे उसे निधि का सामना ना करना पड़े। निधि भी अब तरुण के व्यवहार से गुमसुम व उदास रहने लगी थी। अब वो पहले की तरह किसी से बात नहीं करती है। वहीं तरुण की माँ भी निधि के लिए बहुत दुखी थी। तरुण और निधि दोनों के रिश्ते की सच्चाई उनसे छुप नहीं पाई थी। वो इसके लिए तरुण से बहुत नाराज हुई। अब तो तरुण की माँ ने भी तरुण से बात करना छोड़ दिया था। एक दिन तरुण अपने केबिन में बैठा अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में सोच रहा था। उसे ठीक से कुछ याद नहीं था, सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तभी उसके फोन पर मैसेज बीप हुआ। तरुण ने जैसे ही उस मैसेज को पढ़ा तो वो शॉक्ड रह गया। उसके हाथ पैर जम गए। घबराहट से उसके माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखों के सामने निधि का मासूम चेहरा घूम रहा था। तरुण ने जल्दी से टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी ली और तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया और बैठकर निकल गया। दूसरी तरफ अर्णव अवनी माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर आए थे। तभी अर्णव का फोन बजने लगा। अर्णव ने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज सुन अर्णव के हाथ से फोन छूट गया। अवनी ने हैरानी से अर्णव को देखती हुई कहती है, क्या हुआ? वो निधि। अर्णव ने अटकते हुए कहा, क्या हुआ निधि को? अवनी ने घबराहट से पूछा। अर्णव कुछ नहीं बोला और अवनी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाता है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। श्री हॉस्पिटल। रवि नेहा को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था, नेहा के चेकअप के लिए। तभी उसके फोन पर अर्णव का मैसेज आता है और रवि मैसेज देख तुरंत नेहा को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। बल्लभ नगर शहर के बीचों बीच बनी एक बिल्डिंग, जिसके टॉप फ्लोर पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपनी नम आंखों से बिल्डिंग के नीचे देख रही थी, जहां नीचे बड़े बड़े पत्थर व गिट्टी सीमेंट बिखरा पड़ा था। उस बिल्डिंग की ऊंचाई शहर की सबसे बड़ी पहाड़ी के बराबर थी, जो शहर के एक सुनसान इलाके में बनी हुई थी। उस बिल्डिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से भी यहाँ से गिर गया तो उसका बचना नामुमकिन है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर मुझे सच पता चलेगा तो क्या होगा? मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने की, पर नहीं बना पाई, मैं हार गई। आज झूठ बोला है तुमने मुझसे। एक झूठे रिश्ते की कोई नींव नहीं होती। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा तरुण? वो लड़की रोती हुई घुटनों के बल बैठ गई और कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी। जी हाँ, ये लड़की निधि ही है। फ्लैशबैक। तरुण के ऑफिस जाने के बाद निधि नहाने के लिए कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी। तभी कपड़ों के बीच में से एक पेपर निकलकर नीचे गिर गया। निधि की नज़र उस पेपर पर पड़ी। निधि ने उस पेपर को उठाया। ये क्या है? निधि ने जब उस पेपर को पढ़ा
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निधि उस पेपर में लिखे एक एक शब्द को गौर से पढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पेपर को पढ़ रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। निधि अपलक से उस पेपर को घूर रही थी। पेपर को पढ़ने के बाद उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। उसके हाथ से पेपर नीचे गिर गया। वो एक धम की आवाज के साथ जमीन पर बैठ गई। निधि की नजर बार बार पेपर पर जा रही थी, जिस पर बड़े शब्दों में लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट शादी जो 6 माह तक मान्य होगी। उसके बाद दोनों कपल्स अपनी सहमति से डिवोर्स देंगे। तो इसका मतलब तरुण ने अपने फायदे के लिए मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी। कोई नहीं, अब मैं तरुण को हमेशा के लिए इस मजबूरी की शादी से आजाद कर दूंगी। शायद यही वजह है कि तुम मुझसे दूर रहे थे। निधि ने अपने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गई। प्रेजेंट। निधि अपनी जगह से उठी और बिल्डिंग के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगी। तभी तेजी से आती हुई 2 गाड़ियां उस बिल्डिंग के आगे रुकीं। एक गाड़ी से अर्णव अवनी बाहर आए और दूसरी गाड़ी से रवि नेहा बाहर निकले। रवि, हम यहाँ क्यों आए हैं? नेहा ने उस बिल्डिंग को देखते हुए कहा। तो रवि ने कहा, निधि को पागल खाने में शिफ्ट करने। नेहा ने हैरानी से रवि की तरफ देखा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब? नेहा ने कहा। रवि ने नेहा का हाथ पकड़ा और बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। मतलब अभी समझ जाओगी। अर्णव जी, निधि ठीक होगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अवनी ने घबराते हुए कहा और कसकर अर्णव का हाथ पकड़ लिया। डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, बस अभी उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए ऐसी ऊटपटांग हरकतें कर रही है। अर्णव ने अवनी को साइड हक करते हुए कहा। अर्णव ने अवनी का हाथ पकड़ा और बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। रवि और नेहा भी उन दोनों के पास आ गए। जैसे वो सब बिल्डिंग के अंदर जाने को हुए कि तभी एक बड़ा पत्थर उनके सामने आ गिरा। अर्णव और रवि ने समय रहते अवनी नेहा को अपनी तरफ खींच लिया। तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? अर्णव और रवि ने सेम सवाल अवनी नेहा से पूछा। तो दोनों ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी अवनी की नज़र बिल्डिंग के ऊपर के टेरेस पर खड़ी निधि पर गई। निधि को देख अवनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। निधि, निधि, अवनी ने चीखते हुए कहा। तो सभी हैरानी से अवनी को देखने लगे। अवनी की नज़रों का पीछा करते हुए सभी की नज़र ऊपर निधि पर गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वहाँ क्या कर रही है? नेहा ने कहा। लगता है इसे फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं, जो ऐसी हरकतें कर रही है। रवि ने अपने से बड़बड़ाते हुए कहा। तो नेहा ने उसे घूरा। घूरना बंद करो और उस पागल को नीचे लाओ। आओ मेरे साथ, रवि ने कहा। तो नेहा उसके पीछे बिल्डिंग के अंदर जल्दी से चल दी और अर्णव अवनी भी तेजी से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। निधि बिल्कुल रेलिंग के करीब आ गई थी। तभी पीछे से अर्णव रवि ने उसे आवाज दी। निधि रुको, ये क्या कर रही हो तुम? अवनी ने उसके पास आते हुए कहा। तो निधि कहती है, अनु वहीं रुक जाओ, वरना मैं यहाँ से कूदने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। रवि निधि को घूरते हुए, देखो बहुत डरा लिया हम सबको, अब गुस्सा छोड़ो और घर चलो। निधि, कौन सा घर? हाँ, वह घर जहाँ ना तो पति का प्यार है और ना उसका साथ, बल्कि वो तो एक धोखेबाज है। उसने मुझसे धोखे से शादी की है। कितना प्यार करती हूँ मैं उससे, लेकिन उस बेदर्दी सनम को मेरी कहाँ कुछ पड़ी है। अब मैं थक चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ माँ आपके पास। अर्णव, निधि पागल मत बनो, हम बैठकर बात करते हैं और उस इडियट को मैं समझाऊंगा। चलो नीचे आओ। आजा हमारे दुष्ट बच्चे, फिर तुम्हारे भाई तुमको लॉलीपॉप देंगे। रवि ने अपने दांत चमकाते हुए कहा। तो सभी उसे बुरी तरह से घूरने लगे। अपने आप को यूं घूरता देख रवि ने फौरन अपने दांत अंदर कर लिए। बेवकूफ, किस वक्त क्या बात करनी चाहिए इसे ये भी नहीं पता। नेहा ने रवि को घूरते हुए कहा। तो रवि ने अपना मुंह बना लिया। सभी निधि को अपनी बातों में बहलाकर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन निधि किसी की नहीं सुनती। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अर्णव अवनी निधि को अपनी बातों के जाल में लेते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। निधि का गर्म दिमाग अब कुछ हद तक ठीक हो चुका था। वो जैसे ही रेलिंग के करीब से हटने लगी कि तभी उसका पैर साड़ी में आ गया और वो लड़खड़ाती हुई रेलिंग से लटक गई।
और अर्णव, अवनी, रवि, नेहा की चीख निकल गई। निधि, सभी की सांसें अटक गईं। निधि, जो अब तक सबको कूदने की धमकी दे रही थी, वो अब रेलिंग से लटकी हुई डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। निधि के पैर हवा में झूल रहे थे और दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ रखा था, लेकिन धीरे धीरे निधि के हाथ रेलिंग से फिसल रहे थे। निधि ने नीचे का मंजर देख डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन माता रानी को याद करने लगी। हे माता रानी, इस मासूम बच्ची को माफ कर दो। मैंने अब तक जो कुछ भी बोला वो सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। मेरा यहाँ से कूदने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप मजाक को इतना सीरियसली ले लेंगी। हे माँ, कोई तो बचा लो इस नाजुक सी जान को। देखते ही देखते निधि के हाथ फिसल गए। निधि नीचे गिरती उससे पहले ही तरुण उसका हाथ पकड़ लेता है। निधि, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तरुण ने निधि के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। तब तक अर्णव, रवि, अवनी, नेहा ने भी जल्दी से निधि के पास आकर उसे ऊपर खींचने में मदद करने लगे। निधि ने जब तरुण को देखा तो फिर से रोने लगी और रोते हुए कहती है, तरुण प्लीज मुझे बचा लो, मैं अभी नहीं मरना चाहती। अभी तो हमारे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं आए। मैं उन्हें दुनिया में आने से पहले अनाथ नहीं करना चाहती। पागल लड़की, जिंदगी मौत के बीच लटकी हुई है और इसे बच्चों की पड़ी। बच्चों की माँ तो हो तो ऐसी हो जो अपनी छोड़, जो दुनिया में आए नहीं, उनके बारे में सोच रही है। माँ तो सी ग्रेट हो, रवि मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है। तरुण निधि को ऊपर खींच लेता है और निधि डर से कांपती हुई तरुण के गले लग जाती है। तरुण भी निधि को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और ये देख सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्णव सभी को इशारे से समझाते हुए उन दोनों को अकेले छोड़ने को कहता है। अर्णव अवनी का हाथ पकड़ वहां से चल देते हैं और रवि नेहा को लेकर, पागल औरत, बच्चों को पैदा करने के लिए उनकी माँ होना भी जरूरी होता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीता? अगली बार ऐसी उटपटांग हरकत की तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? तरुण ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। तो निधि मुस्कुरा दी, फिर अगले ही पल गुस्से में तरुण को अपने से दूर कर देती है और उसे घूरने लगती है। दूर से मुझसे, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो। बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ तुम्हारी बेरुखी, अब और नहीं। मुझे डिवोर्स चाहिए, जल्द से जल्द। मुझे नहीं रहना तुम जैसे पांडा के साथ। निधि ने तरुण को उंगली दिखाते हुए कहा तो तरुण ने उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसा ली। तरुण निधि को प्यार से निहार रहा था तो निधि चिढ़ते हुए कहती है, बेशर्म इंसान, घूरना बंद करो। तरुण ने निधि को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। निधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। निधि तरुण के सीने से लगी हुई थी और अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। अब तुम्हें देखने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी, माय लिटिल बीवी। तरुण शरारत से अपनी आई बिंक करते हुए कहता है तो निधि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीवी? कौन सी बीवी और किसकी बीवी? निधि ने खींचते हुए कहा। तरुण निधि की बात को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी कर रहा है कि तुम्हें अभी चूम लूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। तरुण ने कहा तो निधि का मुंह खुल गया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही तरुण निधि को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को बेहताशा चूमने लगा और निधि उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। अंत में निधि भी तरुण की छुअन से पिघलकर उसका साथ देने लगती है। 1 साल बाद सिटी हॉस्पिटल में एक बच्चे की किलकारियां सुनाई दी। डॉक्टर वार्ड से बाहर आए तो अर्णव जल्दी से डॉक्टर के पास आकर पूछता है, डॉक्टर, मेरी अनु ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा, वो कैसा? अर्णव सब एक सांस में ही पूछ लेता है तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ और बच्चे दोनों सेफ हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बेटी हुई है। डॉक्टर ने अर्णव का कंधा थपथपाते हुए कहा तो अर्णव की आंखें खुशी से छलक आईं। क्या मैं अपनी बीवी और बच्चे से मिल सकता हूँ? अर्णव ने कहा तो डॉक्टर मिलने की परमिशन देते हैं। अर्णव वार्ड के अंदर आया तो देखा कि अवनी एक नन्ही सी कली को अपने सीने से लगाए हुए उसे प्यार से निहार रही थी। उन दोनों को देख अर्णव के फेस पर स्माइल आ गई। अर्णव अवनी के पास आकर बैठ गया और उसके माथे पर किसकर बच्ची को अपनी गोद में लिया और उसके गाल को चूम लिया। कितनी खूबसूरत है ना मेरी प्रिंसेस,
बिल्कुल मुझ पर गई है। अर्णव को इतना खुश देख अवनी के फेस पर स्माइल आ गई। तभी रूम का दरवाजा खुला। निधि और तरुण अपनी 1 महीने की बेटी के साथ अवनी से मिलने आए थे। निधि ने अपनी बेटी कल्पना को तरुण की गोद में दे दिया और अवनी की बेटी को गोद में लेकर उस पर ढेर सारा प्यार लुटाने लगी। अब सारा प्यार तुम ही कर लोगी तो फिर हम क्या करेंगे? तरुण ने कहा। तो निधि ने अपना मुंह बना लिया और तरुण को घूरने लगी। जल कुकड़े कहीं के। निधि ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। तरुण से देख मुस्कुरा दिया और उन दोनों की नोकझोंक देखकर अर्णव अवनी हंस दिए। उसी वक्त 100 की स्पीड से भागते हुए रवि और नेहा भी हॉस्पिटल आए। उनके साथ उनकी 5 महीने की बेटी रोशनी भी थी। सभी ने बारी बारी से अर्णव की प्रिंसेस को खूब लाड प्यार किया। 1 महीने बाद अर्णव और अवनी ने अपनी बेटी का नामकरण किया, जिसका नाम अर्णव ने खुशी रखा। सच ही तो है, खुशी के आने पर अर्णव अवनी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। सभी की जिंदगियां खुशियों से भर गई थीं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।